हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम लोग ह्यूमन फिजियो का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। पूरी ह्यूमन फिजियो का सबसे आसान चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर याद नहीं होता है, बट आई थिंक अगर आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो आप इसमें से 2 क्वेश्चन भी अगर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बट हाँ 2 क्वेश्चन तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, अपने 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। भाई जहां पर हम चीज़ों को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, वहां तो हमें एफर्ट्स करने ही चाहिए ना बच्चों। बस आपको सिंपली क्या करना है, चैप्टर में है क्या, ग्लैंड्स हैं, उनके हार्मोन्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। तो एक टेबल बनाओ, 3 कॉलम्स हों उसमें। एक कॉलम में आप ग्लैंड का नाम लिखो, उसके सामने उसके हार्मोन का नाम लिखो, और थर्ड कॉलम में उसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सारे फंक्शंस नहीं भी याद रहते तो हर हार्मोन का उसके नाम से रिलेटेड या कोई भी एक मेन फंक्शन होता है, 1 या 2, उन्हें जरूर से लिख लें। ठीक है, आप देखना अभी एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सभी इस तरह के हैं कि ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है या ये फंक्शन कौन सा हार्मोन कर रहा है। ओके तो अगर आप ऐसा करेंगे, उस टेबल को टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, जब भी आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं या इस चैप्टर का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो बस आपको उस टेबल को रिवाइज करना है। ठीक है, देखें इसके क्वेश्चंस क्या हैं। चलो क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। उस चैप्टर में जो भी ग्लैंड्स आप पढ़ते हैं, उन ग्लैंड में मेन क्या चीजें हैं। भाई इन सभी में आपको पता है हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। सभी ग्लैंड्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को सिग्नल्स दे, मतलब सभी ग्लैंड नहीं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो तभी काम करेंगी जब पिट्यूटरी ग्लैंड उन्हें सिग्नल देगी। कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं जिनके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्नल नहीं बल्कि सीधा नर्वस सिग्नल्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एड्रीनालिन हार्मोन है ना, एड्रिनल ग्लैंड में जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है उसमें एड्रीनालिन, जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है एड्रीनालिन सिक्रीट होता है और वो फंक्शन करता है। तो कुछ ग्लैंड्स नर्वस सिग्नल्स के अंडर भी काम कर सकती हैं, बट ज्यादातर ग्लैंड्स को सिग्नल मिल रहे हैं पिट्यूटरी हार्मोन से। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्मोन भेजना है, उसके लिए बट ऑब्वियस बॉडी के हर पार्ट पे ब्रेन का कंट्रोल है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है, ब्रेन का जो पार्ट कंट्रोल करता है, वो है हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाइपोथैलेमस बच्चों ब्रेन का तो एक पार्ट है ही, मतलब न्यूरॉन्स का बना है बट ऑब्वियस, बट कुछ न्यूरॉन स्पेशल होते हैं जो हार्मोन्स भी बना सकते हैं। भाई नॉर्मली आप सोचो ना, न्यूरॉन कभी हार्मोन थोड़ी ना बनाते हैं, बट हाइपोथैलेमस में कुछ ऐसे स्पेशल न्यूरॉन हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उन्हें आप कहते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स या सिंपली न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई तो कॉमन टर्म है ही। ये न्यूक्लियाई वो सेल के न्यूक्लियस के लिए नहीं होता। नर्वस सिस्टम में आपको पता है ना न्यूक्लियाई वर्ड किसके लिए आता है, जब भी कभी न्यूरॉन्स के साइटॉन एक साथ इकट्ठे होते हैं उसे आप न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। और हाइपोथैलेमस से 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाएंगे वो रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टॉप करवाएंगे वो इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, और 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस के खुद के हैं, एक तो एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। बट हाइपोथैलेमस इन्हें बनाकर कहाँ स्टोर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में। और जब भी कभी सिक्रीट करना होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, बट ये दोनों हार्मोन्स का ओरिजिन या फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, हाइपोथैलेमस में। तो एक तरह से हाइपोथैलेमस से आपको 4 हार्मोन्स याद रखने हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन। देखो जिस तरह मैं आप लोगों को चीजें बता रही हूँ टिप्स पे, वैसे ही आपको ये चैप्टर होना चाहिए। ठीक है, बात हो गई हाइपोथैलेमस की। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स दे रहा है। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड से पूरी लंबी लिस्ट है हार्मोन्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमेशा जब भी हार्मोन्स को याद करो तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अलग अलग याद करना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो वही 2 हार्मोन निकलेंगे जो हाइपोथैलेमस से आए थे, स्टोर थे। कौन कौन से? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। बट एंटीरियर पिट्यूटरी के खुद के अलग अलग हार्मोन्स हैं जो अलग अलग ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए, मैं यहीं पे आपको लिखते जाती हूँ जिससे आपको कुछ हार्मोन्स याद भी हो जाएंगे, इसको स्टिमुलेट करती है ये टीएसएच के थ्रू। एड्रीनल ग्लैंड के सिर्फ कॉर्टेक्स वाले पार्ट को, मेड्यूला को नहीं, के लिए हार्मोन आता है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। देखो नाम में ही आ रहा है कॉर्टिकोट्रॉफिक, यानी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, देन ओवरी और टेस्टिस दोनों, इन दोनों को मिलाकर हम गोनाड्स कहते हैं क्या बच्चों?
तो गोनाड्स को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। क्या नाम है इनका? गोनेडोट्रोफिन्स। एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को जनरली, एक दो तरह के हार्मोन्स हैं आपकी बुक में, एक तो गोनेडोट्रोफिन है। गोनेडोट्रोफिन में कौन आता है पता है ना आपको? FSH एंड LH, ये दोनों तो हैं गोनेडोट्रोफिन, गोनाड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन, ठीक है, जिससे गोनाड स्टिमुलेट होंगे, अपना अपना काम करेंगे और अपने अपने हार्मोन भी बनाएंगे, जिसमें आपको पता है टेस्टिस से बनते हैं एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो मेनली है, और ओवरी से बनते हैं दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो कई बार एक कंफ्यूजन तो बच्चों को ये भी होता है, कई बार बच्चे ना गोनेडोट्रोफिन्स को ही सेक्सुअल हार्मोन समझ लेते हैं। नहीं, सेक्सुअल हार्मोन्स तो ये हैं, गोनेडोट्रोफिन्स तो गोनाड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और एक हार्मोन और होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन है तो कहाँ से आ रहा होगा? ये हाइपोथैलेमस से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि तुम GN को भेजो, फिर GN ओवरी एंड टेस्टिस पर एक्ट करके इनके हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो मिक्स नहीं करना है आपको, GnRH और GN को अलग अलग रखना है। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, ऐसे लिखा हुआ था कि गोनेडोट्रोफिन्स का मेल में सोर्स क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है जल्दीबाजी में आप टेस्ट कर दो, बट चाहे मेल हो या फीमेल हो, गोनेडोट्रोफिन का सोर्स तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही रहेगी। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसका सोर्स तो हाइपोथैलेमस ही रहेगा ना। तो ये वाले हार्मोन्स तो कॉमन ग्लैंड से आ रहे हैं। सेक्सुअल हार्मोन्स के लिए जरूर अलग अलग ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी। क्लियर? तो ये कुछ हार्मोन्स बताएं तो मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ना जो हमारी बॉडी में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, वो सीधा मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है। उनमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब मिल्क प्रोडक्शन होगा एंड स्टेज में, उसमें हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन नाम से ही याद हो रहा है, तो वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट नहीं कर रहा, बट वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पिट्यूटरी के ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट ना करके अपने इंडिविजुअल फंक्शंस करते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा अभी, कौन सा, एक मिनट रुको जरा, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो इसके लिए था GnRH, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन बताया मैंने आप लोगों को बच्चों? PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो इंडिपेंडेंटली एक्शन कर रहा है मेमोरी ग्लैंड्स पे, सीधा मेमोरी ग्लैंड। ऐसे थोड़ा समझ के पढ़ोगे ना चीजों को, कोरिलेट करके, ऐसे नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में बस लाइन टू लाइन पढ़ ली और काम हो गया, नहीं, थोड़ा सा आप कोरिलेट करो, माइंड में इमेज बनाओ कि कौन सी चीज कैसे एक्ट कर रही है, बहुत इजीली MCQ कर पाओगे, ठीक है। प्रोलैक्टिन हो गया, और कौन सा हार्मोन रहा भाई इसका? पिट्यूटरी का, हाँ, एक पिट्यूटरी का डायरेक्ट हार्मोन और है जिसका नाम है MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है मिलानोसाइट्स पर, जो हमारा स्किन पिगमेंटेशन होता है ना, स्किन में मिलानिन कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, तो उस मिलानिन के बनने को कंट्रोल करता है ये MSH। बाकी मिलानिन का बनना सनलाइट के एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है, बट ये हार्मोन भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे इन दोनों को दो अलग अलग गिने तो 6, तो ये 6 हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स बताए मैंने तुम लोगों को। और बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, कौन से? एक तो ADH या वेसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब जो दोनों हार्मोन्स हैं वो उनका क्या फंक्शन है? ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि पार्चुरेशन करवाना है या मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क सिक्रीशन करवाना है। और जो ADH है वो तो हमने रास सिस्टम में समझा ही था, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी वो यूरिन से वाटर एब्जॉर्प्शन करता है जिससे यूरिन में वाटर लॉस ना हो, ठीक है। हार्मोन्स में बहुत, इनके नाम में ही इनके फंक्शन छुपे हुए हैं ज्यादातर हार्मोन्स में। तो इस तरह तुम पिट्यूटरी ग्लैंड को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। पीनियल ग्लैंड छोटी सी ग्लैंड है, बिल्कुल हमारे फोरब्रेन में ही होती है, और इससे बस एक ही हार्मोन याद रखना है, कौन सा? मेलाटोनिन, ठीक है, जो कि क्या करता है? मेनली स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है। और भी कुछ 2-4 फंक्शंस हैं, NCERT में लिखे हैं, पढ़ लेना, बट मेन फंक्शन याद रखना, हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, 24 आवर्स की रिदम है। अगर हम हमेशा बोलते हैं ना आप लोगों को कि सेम टाइम टेबल फॉलो किया करो, एक रिदम, मतलब कि अगर इतने बजे उठ रहे हो इतने बजे सो रहे हो, तो कोशिश किया करो उसी साइकिल को फॉलो करो, क्योंकि उस अकॉर्डिंग तुम्हारी पीनियल ग्लैंड ट्यून हो जाती है। अगर तुम बहुत कभी कितने बजे सो रहे हो कभी कितने बजे उठ रहे हो, तो बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है तुम्हारी, यानी पीनियल ग्लैंड, वो समझ ही नहीं पाएगी कि तुम क्या करना चाहते हो, और तुम्हारा रूटीन ही नहीं बन पाएगा। और अगर तुम कंटिन्यूस 20-25 दिन तक देखना, अगर सेम
शेड्यूल फॉलो करोगे ना तो पीनियल ग्लैंड अपने आप उस अकॉर्डिंग ट्यून हो जाएगी। जिस समय पढ़ने बैठोगे अपने आप पढ़ने में मन लगेगा, खेलने का टाइम है तो मतलब खेलने में तो हर किसी का मन लगता ही है, ठीक है। जो भी तुम्हारा लंच का टाइम है उस समय अपने आप भूख लगने लग जाएगी। तो पीनियल ग्लैंड तुम्हारे सर्कैडियन रिदम या स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड है। ओके, देन ये दोनों थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड तो भाई मेन हार्मोन बनाती है हमारा T3 एंड T4, थायरॉक्सिन हार्मोन जिन्हें आप कहते हैं। और पैराथायरॉक्सिन आपकी मेनली किससे रिलेटेड है? BMR, आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड। आजकल बहुत कॉमनली लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इससे उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। तो हाइपो या हाइपर दोनों ही हार्मफुल है, ठीक है। एंड पैराथायराइड को कैसे याद रखोगे? पैराथायराइड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है बच्चों। पैराथायराइड किससे रिलेटेड है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इवन एक और चीज याद रखना, यहाँ ये जो थायराइड ग्लैंड है ना इससे T3 T4 तो बनते ही हैं, एक हार्मोन और बनता है थायराइड से जिसका नाम है TCT। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, थायराइड से T3 एंड T4 तो याद रखना ही है, एक TCT भी याद रखना है तुमको। और ये पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है ना PTH, तो PTH और TCT मिलकर इस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। कैसे, इसका एक क्वेश्चन अभी आएगा उसमें बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। थाइमस पे आ जाओ। थाइमस सिंपली थाइमोसिन, जैसा नाम वैसा काम, थाइमोसिन हार्मोन मतलब वैसा ही हार्मोन बनाती है, ठीक है। और हमेशा याद रखो थाइमस को, मैंने तो बच्चों को याद करा रखा है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो कि WBC का एक टाइप है, बनेंगी तो बोन मैरो में, बट उनका बोर्डिंग स्कूल या उनका ट्रेनिंग स्कूल क्या है? थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड मेनली टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। ओके, देन पेनक्रियाज को तो कौन नहीं जानता भाई। पेनक्रियाज में सबसे मेन हार्मोन हमारा इंसुलिन, जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है या रेजिस्टेंस भी हो सकता है, नॉट ओनली डेफिशिएंसी। और बाकी इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागॉन भी बनाता है, दोनों ही ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो पेनक्रियाज के फंक्शंस में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आ गया, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड अभी डिटेल में बताऊंगी। एड्रीनल में दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो मेड्यूला किस में इन्वॉल्व है और कॉर्टेक्स किस में इन्वॉल्व है, डायग्राम से समझेंगे। एंड लास्ट में अगर हम सेक्सुअल ग्लैंड्स की बात करें, मतलब हमारे गोनाड्स की बात करें, तो ओवरी एंड टेस्टिस, इनके हार्मोन्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। बाकी इनका और एक एक मेन फंक्शन है, टेस्टिस का स्पर्म बनाना एंड ओवरी का ओवम। क्लियर? इस तरह से एक ब्रीफ आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द राइट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो पीनियल ग्लैंड अभी अभी बताया था मैंने, मेलाटोनिन सिक्रीट कर रही है। थायराइड ग्लैंड किसको बना रही है? ये जो नाम है ना टेट्रा आयोडोथायरोनिन, स्प्लिट करके पढ़ो जिससे याद रहेगा। भाई एक्चुअली तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है क्या बच्चों? जैसे हम बोलते हैं ना T3 एंड T4, ये जो दो हार्मोन बन रहे हैं थायराइड ग्लैंड से, तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि जो T4 है टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, इसका दूसरा नाम है थायरॉक्सिन, और ये एक्चुअली में एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। यानी जो ग्लैंड है वो जनरली इनएक्टिव फॉर्म में ज्यादा बनाती है हार्मोन को, T3 फॉर्म में ज्यादा बनाती है, और वो ब्लड में जाकर जब अपनी टारगेट सेल्स तक पहुंचता है, T3 का जो भी टारगेट सेल है सभी सेल्स पे काम करता है, तो उस टारगेट सेल में अंदर जाना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि अंदर जाने के बाद वो टारगेट सेल खुद इस T3 को T4 में कन्वर्ट करती है, तब जाके वो उसमें काम कर पाएगा, वरना नहीं करेगा। उससे आप एक और चीज को रिलेट कर सकते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं आयोडीन वाले, यही दो हार्मोन है बस हमारे बॉडी में, मतलब एक ही हार्मोन है ये थायरॉक्सिन एक तरह से। तो ये हार्मोन सेल के बाहर के रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा या सेल के अंदर वाले रिसेप्टर पर एक्ट करेगा? बट ऑब्वियस अंदर, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए टारगेट सेल के अंदर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो T3 एंड T4 में ध्यान रखना, दोनों इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। T3 T4 में भी कन्वर्ट हो सकता है, T4 T3 में भी हो सकता है। ओके, T3 मतलब ट्राई आयोडो, इससे 3 आयोडीन एटम जुड़े होते हैं। T4 मतलब टेट्रा आयोडो, इससे 4 आयोडीन एटम जुड़े होते हैं। ओके, तो इनमें से एक्टिव फॉर्म कौन सी है? T4, इसी का दूसरा नाम है थायरॉक्सिन। तो आपको इसी के फंक्शंस याद करने होते हैं, ठीक है। तो थायराइड को इससे मैच कर दो, ओवरी तो पता ही है आपको एस्ट्रोजन, और एड्रीनल मेड्यूला से निकलता है एपिनेफ्रिन। डू रिमेंबर एड्रीनैलिन का ही दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। कई बच्चों को ये नहीं पता, मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन, मैम एपिनेफ्रिन क्या है? ध्यान रखना एड्रीनैलिन जो हमारा इमरजेंसी हार्मोन है उसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। और एड्रीनैलिन हमेशा किसके साथ में सिक्रीट होता है? नॉर एड्रीनैलिन। ये नॉन एड्रीनैलिन नहीं है, नॉन नहीं लगाया, जैसे सेंस और नॉन सेंस वो तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पर आप बोलते हो नॉर,
क्योंकि इन दोनों में सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, बाकी दोनों फंक्शनली बिल्कुल सेम है। जो काम एड्रेनालिन कर रहा है वही काम नॉर एड्रेनालिन भी करेगा, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को हमेशा साथ में ही याद रखना। कहीं पे पूछ लें भाई इमरजेंसी हार्मोन कौन से होते हैं और ऑप्शन में ये दोनों साथ में लिखे हों तो वो चूज करोगे आप। ठीक है, ऐसे मत सोचना मैम हमने तो पढ़ा एड्रेनालिन को ही कहते हैं इमरजेंसी, क्योंकि दोनों में से 80% यही सीक्रेट होता है, इसका अमाउंट सिर्फ 20% होता है, बट दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्लियर? तो मैच कर लो, ए को सेकंड से मैच करना है, बी को फोर्थ से करना है, सी को थर्ड से करना है। ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बढ़े आगे, चलिए। विच हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी? अभी अभी बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन से दो हार्मोन हैं? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। देखो है क्या ऑप्शन में, ये रहा, तो ऑक्सीटोसिन हो गया। यहाँ पर नॉट सिक्रीटेड पूछा है ना, अरे हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन तो छोड़ ही दिया बच्चों यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ग्रोथ हार्मोन कहाँ गया? इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी। ग्रोथ हार्मोन सीधा एक्शन करता है हमारे सारे टिश्यूज पर, हमारी बोन्स पर। जो भी ग्रोथ हो रही है वो इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह ये 6 हार्मोन है। अगर इसको अलग अलग गिनोगे दोनों को तो फिर 7 हो गए। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये पता है ना एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन के जो 2 टाइप हैं एफएसएच एंड एलएच, उन्हीं में से एक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज, मतलब क्वेश्चन में 3-4 लाइन्स होती तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है उस क्वेश्चन को, जबकि पढ़ोगे तो वो ज्यादातर आसान क्वेश्चन होते हैं। मैरी इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 minutes बिफोर द इंटरव्यू, ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो एग्जाम पेपर हाथ में आने के 5 मिनट पहले होती है आपके साथ। शी एक्सपीरियंस स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो गई है, पसीना पसीना, घबराहट क्यों हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एड्रेनालिन। तो देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो सिंपली एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जिन्हें कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन्स। ये जरूरी है बच्चों, ये कंडीशंस हमारी बॉडी को तैयार करती हैं उस स्ट्रेस को टॉलरेट करने में। ठीक है, या इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। ट्रिपल एफ का मतलब फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। अगर किसी से लड़ाई करनी हो, फ्लाइट भागना हो, एंड फ्राइट डर लग रहा हो, तो भी यही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, क्लियर? बाकी के जो हार्मोन है ये दोनों ओवरी के हार्मोन हैं, ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, वैसोप्रेसिन यानी एडीएच। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन करोगे ना, बार बार दिमाग में हार्मोन्स के नाम लाओगे, उनके फंक्शन, उनकी सोर्स लाओगे, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, और ये दोनों पेनक्रियाज के हार्मोन हैं। उसमें भी ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन में से अल्फा सेल्स किसे बनाती हैं और बीटा सेल्स किसे बनाती हैं। तो जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करेंगी और अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन बनाएंगी। या तो कोई ट्रिक बना लेना इसके लिए, ठीक है, और या फिर सिंपली बीटा यानी बेटा इंसुलिन बनाता है, ऐसा कुछ भी, मतलब जैसे भी आप याद रखें, बस याद रखना मैटर करता है। ठीक है, क्लियर? चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन जो इस चैप्टर के एंड में दे रखा है कि हमारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स तो प्रोटीन हॉर्मोन्स हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं। ठीक है, एक दूसरी कैटेगरी है अमीनो एसिड डेरिवेटिव की। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम इन दोनों में क्या फर्क हुआ? ये अमीनो एसिड्स की चेन है, पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन है, जबकि ये कोई सिंगल अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए इसको अलग कर दिया। यहाँ पे चेन नहीं है, कोई सिंगल अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आपको क्या याद रखना होता है? इसके एग्जाम्पल में सिंपली आपके इमरजेंसी हार्मोन आ जाएंगे। ठीक है, इनका काम भी स्पेशल है और इनका स्ट्रक्चर भी स्पेशल है। ओके, इनने अपनी अलग कैटेगरी ली है भाई। ओके, देन दूसरी 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो स्टेरॉइड्स जो कि प्रोटीन्स के ना बन के लिपिड्स के बने हैं, तो पता होगा स्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ लिपिड। और 4th कैटेगरी जो अभी अभी बताई थी मैंने, आयोडोथायरोनिन, ऐसे हॉर्मोन्स जिनमें आयोडीन यूज होता है, और वो भी आपको पता है, इसमें भी एक ही एग्जाम्पल आता है, कौन सा? थायरॉक्सिन, जिसे कि T4 कहते हैं। और बट ऑब्वियस T4 है तो T3 तो आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो ये दोनों में तो एक एक हार्मोन याद रख लेना। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में इमरजेंसी हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स में थायरॉक्सिन। अब स्टेरॉइड्स में बहुत आसान है याद करना। स्टेरॉइड्स में तुमको क्या याद रखना है बच्चों? एक तो सेक्सुअल हार्मोन्स, जो 3 हार्मोन्स बताए ना मैंने आप लोगों को, टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सब सेक्सुअल हार्मोन स्टेरॉइड्स हैं। और दूसरा एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड, एड्रीनल के कॉर्टेक्स पार्ट से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आते हैं स्टेरॉइड्स में। ठीक, समझ में आ गई क्या बात? तो सेक्सुअल हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स ये आपको ध्यान में रखने हैं, किसमें? स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में। क्लियर? देन बाकी जितने भी अच्छा, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन आते हैं वो अभी मैं बताऊंगी आपको एड्रिनल ग्लैंड में आगे। बाकी इसमें तीन हार्मोन्स इसमें है और 3 हार्मोन्स ही इसमें है। इसमें तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और इसके 3 हार्मोन अभी आगे बता रही हूँ आपको। ठीक है, बाकी जो भी हार्मोन बचे ना, FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन, MSH, पेनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन, जितने भी हार्मोन बचे वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्लियर? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑल रिमेनिंग हार्मोन्स। इन सब के अलावा जो बचे वो सब पॉलीपेप्टाइड हैं। थाइमोसिन हो गया, मेलेटोनिन हो गया, दे ऑल। ठीक, डन। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ ये रहा, चलो आई गया यहाँ पे, यहीं पे बता देती हूँ इस एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स। इसका ये क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने? हाँ, क्वेश्चन तो देखें। द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन बता देती हूँ कौन कौन से हैं। देखो, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों, वो किडनी की ही तरह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है मेड्यूला। ओके, इस कॉर्टेक्स को भी अगर हम सेक्शन लेके देखेंगे तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं। कौन सी 3 लेयर? उनको कैसे याद करना है आपको? उन्हें याद करना है GFR। किडनी में GFR पढ़ते हो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, बस वही सीक्वेंस है। G फॉर जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ठीक है, सीक्वेंस याद हो गई। अगर क्वेश्चन पूछ ले आउटर टू इनर लेयर्स का अरेंजमेंट बताओ, GFR। अब इनके हार्मोन्स कैसे याद करोगे? जो ग्लोमेरुलोसा लेयर है वो सिक्रीट करती है किसको? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स तो कॉमन वर्ड है। कॉर्टिकॉइड्स का मतलब वो सभी हार्मोन जो कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक, फेसिकुलेटा सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कौन किसको बनाता है, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है जी को नहीं बनाता, यानी ग्लोमेरुलोसा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं बनेंगे, तो क्या बचा? मिनरेलो ही बचे। ठीक है, देन ये बिल्कुल अलग जोन है। इससे मतलब 10% हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसका बहुत कम पार्ट होता है। मेन जो आप देखो कॉर्टेक्स है वो इन दोनों का ही बना है। तो रेटिकुलरिस से बहुत कम अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और वो कौन से हार्मोन है? वो सेक्सुअल हार्मोन के इक्विवेलेंट हार्मोन्स हैं। नॉर्मली सेक्स हार्मोन्स बनाना किसका काम है? गोनाड्स का। बट नेचर ने एड्रिनल ग्लैंड में भी एक छोटा सा ऐसा जोन बनाया है जो कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स के इक्विवेलेंट हार्मोन को ही बनाता है, और उन्हें नाम दिया गया है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एंड्रो वर्ड मेल के रेफरेंस में आता है ना, और एक्चुअली में ये जो हार्मोन बन रहे हैं ये मेल वाले फीचर्स इंड्यूस करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा है एंड्रोजेनिक। स्टेरॉइड्स तो हैं ही, अभी बताया मैंने आपको। ये तीनों हार्मोन ही बच्चों स्टेरॉइड्स में आते हैं। ये जो लिखा ना मैंने एड्रीनोकॉर्टिकॉइड, तो अब समझ में आ गया आपको एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स में कौन से 3 हार्मोन हैं? एक तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक सेक्स कॉर्टिकॉइड। इनको सेक्स कॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। ये जो मैंने नाम लिखा है ना, आप लिख लेना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, लेयर याद हो गई, उनके हार्मोन के नाम याद हो गए। अब इनका फंक्शन बहुत आसान है, नाम में ही फंक्शन छुपा है। मिनरेलो यानी मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म या एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। तो हमने किडनी में रास सिस्टम पढ़ा था, उस रास में एक एल्डोस्टेरॉन आया था, वो क्या कर रहा था? सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा था। वो एल्डोस्टेरॉन इसी का एग्जाम्पल है, यहीं से आया था वो, तो इसका एग्जाम्पल हो गया एल्डोस्टेरॉन। जैसे ही मिनरेलो वर्ड आया तो मिनरल से रिलेटेड था एल्डोस्टेरॉन, तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगेन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो इसमें आपको नाम याद रखना है बच्चों कॉर्टिसोल। बट हाँ,
इस कॉर्टिसोल का एकमात्र फंक्शन सिर्फ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म नहीं है, इस कॉर्टिसोल के और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। दो तो आपको पता होने ही होने चाहिए। एक तो ये जो कॉर्टिसोल है ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जब भी कहीं चोट लग जाती है तो जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं उनके लिए 3 केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो मास्ट सेल और बेसोफिल्स बनाती हैं, हिस्टामिन, हेपारिन और सीरोटोनिन। वो तो इन्फ्लामेशन करवाते हैं और फिर उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सबसाइड करवाना किसका काम है? इसका। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। 3 फंक्शन याद रखना इसके। एक तो इसके नाम में छुपा है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, या ग्लूकोज नहीं लिखो तो कार्बोहाइड्रेट लिख लो। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इसलिए कई सारी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन में इसको यूज भी करते हैं, इसकी सिंथेटिक फॉर्म को, ठीक है। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इम्यूनो सप्रेसिव। कहेंगे मैम बॉडी में ही इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला हार्मोन है क्या? बिल्कुल है। इम्यूनो सप्रेसिव इसलिए जरूरी है बच्चों कि हमारी बॉडी हमारे ही एंटीजेंस पर अटैक ना कर दे, इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है अपने ही एंटीजेंस के खिलाफ, तो इसलिए इसको इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन। तो अगर कहीं पर मतलब ओवरऑल ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है ना, तो अगर कहीं जैसे वो होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ग्राफ्टिंग होती है, स्किन ग्राफ्ट वगैरह, तो उसके बाद आपको पता होगा इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं पेशेंट को। क्यों? जिससे कि पर्सन का इम्यून सिस्टम, मान लो किडनी लगाई है किसी के और वो किडनी रिजेक्ट कर दी, तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो दिए जाते हैं वो कई तरह के होते हैं, उनमें से एक कॉर्टिसोल भी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे आ जाता है उसमें लिखा हुआ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, से मैं कंफ्यूज हो गई। इन तीनों को मिलाकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, या तो इन तीनों को मिलाकर कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या उनमें भी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, दे आर वेरी कॉमन इम्यूनो सप्रेसेंट्स। नीट में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। एंड रही बात इनकी, तो ये बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं और ये क्या करते हैं? दे इंड्यूस मेल कैरेक्टर्स। इसीलिए जो फीमेल्स में थोड़े बहुत फेशियल हेयर और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होती है ना, वो किसकी वजह से है? वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से है। बाकी मेल्स में वो ग्रोथ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ तो टेस्टोस्टेरोन है, वो करवाएगा हेयर ग्रोथ, तो वहाँ पर तो ज़्यादा होती है हेयर ग्रोथ। और फीमेल में जो भी थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ है वो मेनली इसी हार्मोन की वजह से है, ठीक है। तो जो भी प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, जेनाइटल हेयर, ये सब हैं वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक, क्योंकि ये तो कॉमन है ना मेल और फीमेल में, क्लियर। तो ये तीनों आपको किसमें याद रखने हैं? इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये कॉर्टेक्स सिक्रीट कर रहा है। या एक नाम और बताया मैंने आपको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इसे एनसीईआरटी से पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, बट ऐसे चार्ट्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में जब तक याद नहीं करोगे ये चैप्टर ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। रहा ये अंदर वाला जोन, ये रहा मेड्यूला। तो अगर हम मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी हॉर्मोन्स को बनाता है, जो कि आपको पता है कौन है? एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, या एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इनका फंक्शन जो अभी अभी हमने पढ़ा, जब भी हम कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो बॉडी की भाई क्यों जरूरी है बताओ, इन्हें क्यों किया ऐसा? हार्ट रेट बढ़ेगी तभी तो ऑक्सीजन, मतलब हार्ट रेट बढ़ रही है मतलब हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तो जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को। अब ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन सेल्स में ज़्यादा जा रही है तो सेल्स क्या करेंगी? फूड का ऑक्सीडेशन करेंगी, तो ऑक्सीडेशन के दौरान हीट भी तो बनेगी। तो अगर ज़्यादा हीट बॉडी में बन रही है तो उसके लिए स्वेटिंग भी होने लग जाएगी। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बस आपको वो कोरिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आप इसके में देखते हो वो सब हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को टॉलरेट करने के लिए केपेबल बनाती हैं, ओके। समझ में आ गई क्या पूरी ग्लैंड आप लोगों को अच्छे से? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आप। विच स्टेरॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स, यानी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। कौन है इसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड? ये रहा एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, क्लियर। मिलेटोनिन, कई बार मिलेटोनिन को बच्चे एमएसएच के साथ मिक्स कर देते हैं। एमएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जो मिलानोसाइट्स पे एक्ट करता है, और मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है जो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। मिलते जुलते से नाम है, ऐसी चीज़ों पे जब तक बार बार ध्यान नहीं दोगे तब तक मिक्स हो जाएंगी, बार बार दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, अच्छा ये मिलते जुलते नाम है, ये गड़बड़ कर सकते हैं हम,
फिर गड़बड़ नहीं होगी। अब पहली बार ही नीट में देख रहे हो यार, 2 ऑप्शन हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर गड़बड़ होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या इस तरह से आप भी लिख लेना, डायग्राम नहीं भी बनाओ तो एटलीस्ट ये चार्ट जरूर बनाना। नेक्स्ट, थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, थाइमोसिन थाइमस से आया है, थाइमस इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो रेजिंग द ब्लड शुगर, राइजिंग द ब्लड कैल्शियम, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल, टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। एंड डिक्रीज इन ब्लड आरबीसी, नहीं, ब्लड आरबीसी को डिक्रीज नहीं करता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, थाइमोसिन जो है ना वो, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो बना रही है इस हार्मोन को, तो ये मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट तो कर ही रहा है। और अगर जिन बच्चों ने 12th का इम्यून सिस्टम पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि टी लिम्फोसाइट CMI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, जब पढ़ोगे उसकी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी और होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी इसको कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज की वजह से है। और एंटीबॉडीज कौन बनाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, बी लिम्फोसाइट्स। तो क्या थाइमोसिन का रोल इन पे भी है क्या? बिल्कुल है। बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन तो वहीं हो गया जहां ये पैदा हुई थी, यानी बोन मैरो में, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स का जो एक्शन है ना उसको स्टिमुलेट करता है थाइमोसिन, स्टिमुलेट एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो अगर क्वेश्चन आए कि थाइमोसिन कौन सी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक का तो मैचुरेशन ही यहाँ पर हो रहा है, दैट इज CMI के लिए जो सेल्स हैं, और एक का फंक्शन तभी होगा जब थाइमोसिन उन्हें सिग्नल देगा। तो अल्टीमेटली थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी। अगर किसी, जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं हम तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, आपने देखा होगा जो हमारे घर में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है उनको जनरली, मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है बट जनरली इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए। In the mechanism of action of a protein hormone, one of the second messenger is, in the mechanism of action of a protein hormone। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर इस चैप्टर में हॉर्मोन्स हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन हो गया, एक लास्ट में टॉपिक और दे रखा है जिसमें आप लोगों को मैकेनिज्म समझा रखा है कि कौन सा, भाई हार्मोन के लिए ये बात तो हमेशा ध्यान रखना कि हार्मोन तभी काम करेगा जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, क्योंकि हार्मोन्स तो ब्लड में डाल दिए ग्लैंड ने। अब हार्मोन को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी सेल तक जाना है? तो हार्मोन ब्लड के साथ पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं, जहां उन्हें अपना रिसेप्टर मिलता है वहां पर काम कर देते हैं, नहीं है रिसेप्टर तो वहां से फिर आगे चल देते हैं। ठीक है, तो हार्मोन हमेशा रिसेप्टर से बाउंड होके ही काम करेगा, ये बात तो फिक्स है। लेकिन रिसेप्टर कहां पर है उसका, ये 2 तरह का है। कुछ जो मैंने आपको 4 क्लासिफिकेशन में जो 4 कैटेगरीज बताई ना हार्मोन्स की, उनमें से 2 कैटेगरीज तो ऐसी हैं जिनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही हैं, ये रहे। ठीक है, यानी इनको कहते हैं आप मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। कहां पर हैं इनके रिसेप्टर्स बच्चों? सेल मेम्ब्रेन पर। ऐसे रिसेप्टर्स कहलाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके रिसेप्टर सेल के अंदर भी देखो कहां, न्यूक्लियस के अंदर हैं। ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। ठीक है, अब कैसे याद करें भाई कौन सा हार्मोन किस में रखें? तो बहुत आसान है। अभी मैंने तुमको कहा कि जो आयोडोथायरोनिन है यानी T3 है, वो एक्टिव ही टारगेट सेल के अंदर जाके होगा, तो बट ऑब्वियस उनके रिसेप्टर अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा एक तो आयोडोथायरोनिन्स का, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, बहुत चैप्टर्स में काम आता है। जब तुम सेल के बारे में पढ़ते हो तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या पढ़ते हो, या सेल में जो आप पढ़ते हो कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हो क्या तुमने ध्यान दिया है क्या कि जो भी लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल हैं, वो तो सेल में ईजिली एंटर कर सकते हैं क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर सोल्यूबल एक्वस मॉलिक्यूल हैं, इवन खुद वाटर भी, उन्हें अगर सेल में एंटर या एग्जिट करना है तो उनके लिए क्या होने चाहिए? प्रोटीन चैनल्स होने चाहिए। यस और नो? ये बहुत एक हमेशा ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सारी जगह काम आता है। क्या बोला मैंने? लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल सेल में बिना किसी चैनल के इजीली एंटर एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि लिपिड बाइलेयर उनके लिए सोल्यूबल है।
लेकिन जो हाइड्रोफिलिक या एक्वस मॉलिक्यूल हैं वो सेल में तभी एंटर या एग्जिट करेंगे जब उनके लिए चैनल गेट्स होंगे। ओके, तो अगर हम स्टेरॉइड एंड प्रोटीन को देखें, लिपिड एंड प्रोटीन को देखें, तो बट ऑब्वियस प्रोटीन्स तो एक्वस नेचर के होते हैं ना, हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो प्रोटीन्स इजीली एंटर नहीं कर सकते सेल में। अगर उनके लिए चैनल गेट हैं तो ही वो सेल में जा सकते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन, नेचर ने सोचा कि प्रोटीन हार्मोन को सेल में एंटर ही क्यों करवाना है, उसका रिसेप्टर बाहर ही बना दो। तो जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं, उन सब के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर। उनके लिए चैनल गेट बनाते, उसकी जगह उनकी डोरबेल ही बाहर लगा दी, बस यहीं पे डोरबेल बजा के चले जाएंगे, सेल को सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, और जो स्टेरॉइड्स हैं जो लिपिड्स के बने हैं, क्योंकि वो इजीली सेल में जा सकते हैं, तो उनके लिए रिसेप्टर कहाँ बना दिए, सेल के अंदर। ठीक है, एंड जो चौथी कैटेगरी बची ना, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, तो अमीनो एसिड भी तो एक तरह से प्रोटीन से ही रिलेटेड है। तो चाहे प्रोटीन की चेन हो, यानी अमीनो एसिड की चेन हो, या सिंगल अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो, दोनों का नेचर तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए इनके रिसेप्टर भी सेल के सरफेस पर ही है। बहुत इजीली इसको भी रटते रहते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, अब इनमें से कोई भी हार्मोन अगर अपनी टारगेट सेल पर एक्ट करना चाहता है तो उसे सेल के अंदर नहीं जाना, उसे सिर्फ अपने रिसेप्टर से बाउंड होना है। सेल में कुछ सिग्नलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जब कभी हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाउंड होता है ना बच्चों, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, तो हार्मोन तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेंजर कहलाता है। अब यूं समझ लो कि ये एक डिलीवरी बॉय है जो कोई पार्सल लेकर आया है और उसको इस घर के मालिक यानी न्यूक्लियस तक उस पार्सल को पहुंचाना है, बट ये अंदर तो जा नहीं सकता, इसने डोरबेल बजाई तो उस घर में रहने वाला कोई और मेंबर उस पार्सल को रिसीव करेगा। यानी इस मैकेनिज्म में सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। वो जो सिग्नल है उसको मेन सेल, घर के मालिक या सेल के डायरेक्टर न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं। और सेकंड मैसेंजर कौन से मॉलिक्यूल हैं, उसमें 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं तुमको। एक साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस, और एक और है दैट इज आइनोसिटॉल फॉस्फेट, IP3 बोलते हैं इनको, आइनोसिटॉल फॉस्फेट। ये डायग्राम में नहीं है बट थ्योरी में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये तीनों सेकंड मैसेंजर की तरह सिग्नल रिसीव करते हैं, न्यूक्लियस को, जीन को, जो भी डीएनए को सिग्नल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होता है। ठीक, जबकि ये दोनों सीधा सेल के अंदर जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लिपिड बाइलेयर इजीली क्रॉस करने देगी इनको। ठीक है, और सेल के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जाके अपने रिसेप्टर से बाउंड हो जाते हैं और सीधा मालिक को ही पार्सल देते हैं, यानी सीधा डीएनए को ही सिग्नल देते हैं कि वो अपना काम करे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जब प्रोटीन हार्मोन को एक्शन करना है तो सेकंड मैसेंजर कौन होगा, साइक्लिक एएमपी, इंसुलिन, T3 या गैस्ट्रिन। तो बट ऑब्वियस साइक्लिक एएमपी। गैस्ट्रिन कहाँ से आ गया, गैस्ट्रिन वैसे तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बनाती हैं, बट इसी चैप्टर में आपके ये भी दे रखा है कि हमारी बुक में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं या ऐसी सेल्स हैं जो अपने अपने लोकलाइज्ड हार्मोन बनाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा GIT, एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कई ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो अपने अपने साइट पर ही एक्शन करते हैं। जैसे स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होता है कुछ गैस्ट्रिक सेल्स से, और वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, सिक्रीटिन एक हार्मोन है, एंटेरोकाइनिन है, डुओक्राइनिन है, कई सारे हार्मोन्स हैं, जनरली सबके पॉजिटिव एक्शन है। एक हार्मोन आप देख लेना जिसका नाम है एंटेरोगेस्ट्रॉन, है ना, ये नेगेटिव हार्मोन है, ये इनहिबिटरी है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्शन करता है, बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब पॉजिटिव हार्मोन है। इसका नाम कई बार एंटेरोकाइनेज के साथ भी मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स। एंटेरोकाइनेज ध्यान हो तो आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो जो पेनक्रियाटिक जूस में 3 भाई थे, 3 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उनके एक्टिवेशन से रिलेटेड है। एंटेरोकाइनेज इज द एंजाइम, एंटेरोगेस्ट्रॉन इज द हार्मोन। ठीक है, जो कि एक इनहिबिटरी हार्मोन है, नेगेटिव एक्शन करेगा। अब मैं सबके एक्शंस नहीं रिवाइज करवा रही हूँ, वो आप खुद करोगे, थोड़ी मेहनत तो खुद भी करो भाई। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीडिंग सेल्स, इस चैप्टर में जब टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में पढ़ते हैं
तो जो अभी तक सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, बट जो ऑलरेडी ड्रॉपर्स हैं, 12th कर चुके हैं और दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, वो बहुत ईजिली समझ जाते हैं। तो अगर आप अभी 11th के स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं है, आप अभी उनको नहीं भी समझ आ रहा है जाने दो। 12th में जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो टेस्टिस एंड ओवरी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ोगे और वहां पे अपने आप कौन सी सेल है, क्या है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना सा याद रख लो कि जो टेस्टिस है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो होती ही हैं। एक मिनट, इस तरह बनाते हैं टेस्टिस को। जो टेस्टिस है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो होती ही हैं, उनके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे लीडिक सेल्स होती हैं साइंटिस्ट के नाम पर। इन लीडिक सेल्स से ही टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। तो लीडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स एक्चुअली ना टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट है वो टेस्टोस्टेरॉन का है। तो चाहे ऐसा बोल दो कि मेल में एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं या ऐसा बोल दो मेल में टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, एक ही बात है। बट एंड्रोजन इज अ ग्रुप, टेस्टोस्टेरॉन इज वन ऑफ देम, और बाकी के जो हैं वो आपको याद नहीं करने होते, नहीं पूछते। ठीक है, तो लीडिक सेल्स के साथ ऑप्शन में टेस्टोस्टेरॉन भी आ सकता है, एंड्रोजन्स भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एंड्रोजन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ओके, यहाँ पे बताओ चारों हार्मोन्स स्टेरॉइड हैं कि नहीं? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं, गोनेडोट्रोफिन नहीं है भाई, गोनेडोट्रोफिन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ये प्रोटीन हार्मोन है। और एल्डोस्टेरॉन यस मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो स्टेरॉइड है ना। ऐसे कभी कभी खुद भी जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो उनसे खुद भी थोड़ा एनालिसिस किया करो अपने ब्रेन में, जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम, ये ओवरी में आता है बच्चों स्ट्रक्चर। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? 12th में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लोगे याद करना ही नहीं पड़ेगा, सोते हुए भी कोई तुमसे जगा के पूछ ले तो तुम्हें याद होगा कि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड बाय, अब कॉर्टिसोल कहाँ बताया था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किससे आया था? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। देखो कितने आसान, मतलब ठीक है इतना आसान नहीं आता, थोड़ा सा नीट में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करके भी पूछ लेते हैं, बट पूछेंगे अल्टीमेटली यही कि कौन सा हार्मोन है या उसका क्या फंक्शन है, क्या सोर्स है। ठीक, चलो भाई। अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल के लिए क्या बताया मैंने? तुम्हारी छोटी सी ब्रेन में पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड इनमें से कौन सिक्रीट करता है? मतलब पीनियल ग्लैंड किसको सिक्रीट करती है? मेलाटोनिन को। 3-4 बार इस सेम क्वेश्चन कर लिया आपने तो याद हो गया होगा। ऐसे बीच बीच में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, इस तरह की चीजें आती रहेंगी ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर तुम बार बार थ्योरी रिवाइज करोगे ना तो तुम जज नहीं कर पाओगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे ध्यान ही नहीं जाएगा, सब कुछ एक जैसा ही लगेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है पढ़ने पे तो, बट क्वेश्चन करने पे पता चलता है कि यार ये चीज 4 बार पूछ ली यार इतने से बार में, तो ये इंपॉर्टेंट है और वो ब्रेन में याद भी हो जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट, बिल्कुल हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, दैट स्टिमुलेट स्पेसिफिक टारगेट सेल्स। देयर एक्शन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स, अभी बताया मैंने, ऑन द रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स इन केस ऑफ प्रोटीन हॉर्मोन्स। कितना घुमा फिरा के लंबी कहानी पूछी है, बट पूछा क्या है कि प्रोटीन हॉर्मोन्स के रिसेप्टर कहाँ होते हैं। तो बताओ, अभी अभी बताया था मैंने कहाँ होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब तो हो गया कि ये सेल्स हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो टिश्यू फ्लूइड को, यहाँ थोड़ी ना होंगे रिसेप्टर। ब्लड में बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस वी गॉट द आंसर, न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, सिंपल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन क्या करेगा इसमें से? हार्ट बीट को बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? देखो टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्सुअल हार्मोन है, तो बट ऑब्वियस जो भी मेल में रिलेटेड फंक्शंस हैं वो तो करेगा ही। एक और बात ध्यान रखना कि मेल्स में जो मसल्स हैं वो इतनी नॉर्मली गर्ल्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी क्यों होती है? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन मसल्स पे स्टिमुलेटिव एक्शन शो करता है। इसका एनाबॉलिक फंक्शन भी है ना, एनाबॉलिज्म मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली बॉयज की डाइट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, और वो किसकी वजह से है? वो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से है। उनमें मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या होगा?
एनाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा होंगी, प्रोटीन्स बनेंगे जिससे प्रोटीन्स मसल्स को बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके, ठीक है। और बट ऑब्वियस उसके लिए डाइटरी इंटेक भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से जो पहले के टाइम में या अभी भी जो डिवाइडेशन किए गए हैं घर में, जो भी जनरल देखा होगा आपने, भारी चीज़ों को उठाना है, कोई बड़ा ऐसा काम करना है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पर बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। अब वो अलग बात है, अब जेंडर इक्वालिटी का टाइम है तो सब कुछ इक्वल हो गया है, बट लेकिन हाँ, साइंस भी ये कहती है कि मस्क्यूलर ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है। देन ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन किससे रिलेटेड है? मैंने आपको कहा था कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों मिलकर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, बेटा जो इंसुलिन बना रहा है, यानी कि बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रही हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बना रही हैं, ठीक है। तो इंसुलिन तो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। यानी अगर ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, हमने खाना खाया और इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब होके, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया, अब ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो जैसे ही ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा आफ्टर मील, जनरली मील के बाद ही होगा, तो तुरंत पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को सिग्नल जाएगा और बीटा सेल्स इंसुलिन को भेजेंगी और इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन कहाँ एक्ट करे? बट ऑब्वियस पहले ब्लड में ही आएगा, इंसुलिन ब्लड में आएगा और फिर ब्लड से, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक टारगेट सेल बना देती हूँ, सारी सेल्स ही टारगेट है, ग्लूकोज तो सबको ही चाहिए, तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो इन टारगेट सेल पर होते हैं। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, तो बट ऑब्वियस ये रहे इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। और ग्लूकोज क्योंकि एक एक्वस मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक है, पानी में ग्लूकोज घोल के पीते हो ना, तो ग्लूकोज अगर सेल में एंटर करना चाहता है तो ग्लूकोज के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर होगा या नहीं? ग्लूकोज सेल में तभी जा सकता है जब इसका चैनल गेट खुले। ग्लूकोज इन चैनल गेट्स के थ्रू ही सेल के अंदर जा सकता है बच्चों। ये बनाया है मैंने ग्लूट, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में इसका नाम है सिर्फ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, सोचो हमारे ब्लड में खूब सारा ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज सेल में तब तक नहीं जा सकता जब तक ये ग्लूट ना खुल जाए। और ग्लूट पता है कब खुलता है? जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पर आकर बाउंड होता है। तो बिना, मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि इंसुलिन वो पुजारी जी हैं जो इस प्रसाद को सेल्स को बांटते हैं। प्रसाद ब्लड में चढ़ गया, वो प्रसाद तब तक नहीं बटेगा सेल्स को जब तक ये पुजारी जी नहीं आएंगे। तो इंसुलिन वो पंडित जी हैं, वो पुजारी हैं जो क्या करेंगे, जब तक इंसुलिन नहीं होगा, कितना ही प्रसाद चढ़ा लो आप, कितना ही ग्लूकोज ब्लड में हो, पर वो ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब इंसुलिन आएगा, ये मान लो इंसुलिन मॉलिक्यूल है, तो इंसुलिन बाउंड हुआ अपने रिसेप्टर से, ठीक है, और रिसेप्टर से बाउंड होकर ये क्या करेगा, इन ग्लूट को ओपन करेगा और ग्लूट चैनल्स के ओपन होते ही ग्लूकोज सेल में अंदर जाएंगे। ये मैकेनिज्म होता है इंसुलिन का। तो तो रटना नहीं है, इंसुलिन प्रसाद बांट रहा है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, सिंपल, ठीक है ना। और अब बांटता गया, जितनी भी सेल्स हैं सबको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बांट दी। सब पे एक्चुअली क्या है, ये जो ग्लूट होते हैं ना, इनके अलग अलग टाइप होते हैं, कहीं पर ज़्यादा सप्लाई है, कहीं पर कम सप्लाई है, वो सब नेचर ने सेट कर रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया काम खत्म, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे ब्लड में, और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी भी ब्लड से ग्लूकोज खाली नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रसाद प्लेट में हमेशा रखना चाहिए कि कभी भी कोई आ जाए तो उसको दे सके। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्लड में एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्लूकोज बना रहता है, उससे कम नहीं होने देता इंसुलिन। जब वो सर्टेन लेवल तक आ जाती है लिमिट, फिर वो बांटना बंद कर देता है सेल्स को। अब अगर और चाहिए सेल्स को तो फिर हमें भूख लगती है, फिर हम और खाते हैं, फिर दोबारा इंसुलिन बांटना शुरू करता है, ठीक है। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड में हमेशा बना रहता है, ओके। अगर उस सर्टेन लेवल से क्रॉस हुआ, हाई हुआ, तो इंसुलिन आएगा, बांट देगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो सबको बांट दिया उसने, अभी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में, तो क्या करेगा इंसुलिन, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर को दे देगा कि अब तुम इसे स्टोर कर लो, ठीक है। कैसे करेगा लिवर स्टोर? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर, सिंपल, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन आप ऐसा कह सकते हैं, इंसुलिन सप्लाई ग्लूकोज टू सेल्स, ये तो इसका फंक्शन है ही, प्लस इसका एक फंक्शन है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को बनवाना, ग्लाइकोजेनेसिस, जो कि कहाँ होता है, लिवर में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये लिवर को दे देता है, लिवर उसे ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर लेता है, ठीक है।
और भी एक चीज़ और बताऊँ क्या तुमको कि बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, अब बताना शुरू किया तो फिर मेरे से रुका नहीं जाता कि सब चीज़ें बताई दूँ तुम लोगों को। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर खा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो मोटे हो जाएंगे। तो कई बच्चे पूछते हैं मैम मोटे तो जनरली फैट से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से इसका क्या रिलेशन है? जैसे आजकल के बच्चे पिज्ज़ा बर्गर ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, लिमिट में खाया कभी महीने में एक आध बार तो कोई बात नहीं, बट हर वीक खा रहे हैं, है ना, हर दूसरे तीसरे दिन खा रहे हैं, वो गलत है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लोगे तो या तो फिजिकल वर्क उसी अमाउंट में करो, जैसे पहले के लोग खेती करते थे तो कितना भी मतलब काफ़ी ज़्यादा भी अगर वो अच्छी डाइट लेते थे तो सब कंज्यूम हो जाता था। अब तो खेती क्या, हम साइकिलिंग भी नहीं करते हैं, है ना, तो वर्क हम कर नहीं रहे, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम हो नहीं रहा, ऊपर से हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ना, सेल्स को बांट दिया, बच गया, लिवर को दे दिया, और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर किस में कन्वर्ट कर देता है? फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो फैट्स अल्टीमेटली कहाँ जाकर स्टोर होंगे? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होंगे। तो इसलिए क्या होगा, आपके अंदर खा आप ग्लूकोज रहे हो बट फैटी मतलब जो फैट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होंगे तो आप अननेसेसरी मोटे हो जाओगे, आपको हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, आर्टरीज वगैरह में भी डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, यू नो, ठीक है। तो इसलिए ये ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है और ये एक तरह से लाइपोजेनेसिस भी करता है, बट सबसे लास्ट चॉइस है लाइपोजेनेसिस। तो इसकी इतना ज्यादा ग्लूकोज आप खा रहे हो तो फिर वो जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको ये फैटी एसिड्स लिपिड्स में बदल देगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब ये तो इसका काम हो गया, हमेशा जरूरत है इसकी तो हमें। अब मैंने तुम्हें कहा ना कि ब्लड में एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्लूकोज का बना रहना जरूरी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो जो सर्टेन लेवल है ना ग्लूकोज का, उससे कम चला जाता है अचानक से ब्लड में ग्लूकोज, किसी भी वजह से, कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर वो कम गया, जितना ग्लूकोज ब्लड में, जितना प्रसाद हमेशा प्लेट में रहना चाहिए था उससे भी कम हो गया, तो फिर उस लेवल को लाना जरूरी है ना। तो वो काम कौन करेगा अब? तो उस काम की जिम्मेदारी दी गई ग्लूकागॉन को। यानी अगर कभी हमारा डिक्रीज ग्लूकोज लेवल हो जाए ब्लड में, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, डिक्रीज मतलब बिलो अ सर्टेन लिमिट, जो एक सर्टेन लिमिट नेचर ने तय कर रखी है उससे भी नीचे चला जाए अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो फिर वो स्टिमुलेट करता है अल्फा सेल्स को, वो भेजती हैं ग्लूकागॉन को, और ग्लूकागॉन को क्या करना है? ब्लड में लाना है ना ग्लूकोज। कहाँ से लाएगा ग्लूकोज? किसने स्टोर कर रखा है? लिवर ने। तो ग्लूकागॉन क्या करता है बच्चों? ग्लूकागॉन का जो मेन एक्शन है वो होता है लिवर पे, यानी कि हिपैटोसाइट्स पे, एंड फैट्स में भी तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एक्स्ट्रा फैट में बना के कन्वर्ट किया था, तो एडिपोसाइट्स पे, दोनों पे ही ये एक्शन करता है। लिवर में हिपैटोसाइट्स, यहां पर भी आप सेल्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है, और फैटी मतलब एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स, और इन दोनों पे एक्ट करके क्या करवाता है? इन दोनों को कहता है, इसे तो कहता है कि तुम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलो और ब्लड में भेजो, और इन्हें कहता है कि वो जो फैटी एसिड्स वगैरह, अगर ग्लूकोज से फैटी एसिड्स बन सकते हैं तो फैटी एसिड से वापस ग्लूकोज भी बन सकता है, ठीक है, तो तुम वो काम करो और ग्लूकोज को ब्लड में भेजो, ठीक है। इनके लिए कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं, बता देती हूँ। लिवर में क्या करवा रहा है? ये ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है ना, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का लाइसिस करना, यहां था ग्लाइकोजेनेसिस, इसको ग्लाइकोलाइसिस मत कर देना। ग्लाइकोलाइसिस तो यहां होता है सेल में, फूड का ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, दिस इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और अगर एडिपोसाइट्स फैट्स से ग्लूकोज बना रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज न्यू यानी कोई नई चीज से, अलग ही चीज से बन रहा है। नॉर्मली ग्लूकोज बनना चाहिए ग्लाइकोजन से, बट अगर जरूरत पड़ रही है भाई ब्लड का ग्लूकोज लेवल सर्टेन लिमिट तक लाना है तो ये फैटी एसिड से, इवन अमीनो एसिड से भी कई बार, प्रोटीन से भी कई बार ग्लूकोज बनवाता है, ठीक है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, लिपिड्स को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में, मतलब जो सेल्स ये कर रही हैं उन सेल्स को सिग्नल देता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तीन टर्म्स में भी बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बट जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया अगर समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता अब आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, इसका मतलब है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, इसका मतलब है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का ग्लूकोज में बदलना, इसका मतलब था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना,
और इसका मतलब था एक्सेस ग्लूकोज से लिपिड्स का बनना। सब नाम में छुपे हुए हैं सबके मीनिंग्स, ठीक है, और इनके फंक्शंस भी। और अगर ये ऐसा करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, इन दोनों की वजह से यहां भी ग्लूकोज बन रहा है, यहां भी ग्लूकोज बन रहा है, तो फाइनली एक सेकेंड, तो फाइनली इन दोनों की वजह से अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, वो जो प्रसाद प्लेट में से कम हो गया था उसको और चढ़ा देता है। बट प्रसाद लाता कहाँ से है, लिवर से और एडिपोज टिश्यू से, ठीक है। जबकि ये प्रसाद को चढ़ाने का काम करता है, पर तभी चढ़ाएगा जब एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाएगा। तो जब हम मील इनटेक करेंगे उसके बाद ही हमें हमारी बॉडी को इंसुलिन की नीड होगी, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग सा बड़ा बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। अब डायबिटीज क्यों होगी, जब भी इंसुलिन की, या तो मान लो किसी में कई बार डायबिटीज कॉन्जेनाइटल होती है, बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ पेनक्रियाज में बीटा सेल्स में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से इंसुलिन बन ही नहीं रहा बॉडी में, बहुत कम बन रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कौन करे ग्लूकोज सप्लाई, तो उन बच्चों को बर्थ से ही इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंसी है ना उनकी बॉडी में। दैट इज कॉल्ड डायबिटीज 1। डायबिटीज के टाइप होते हैं 2, ठीक है। तो अगर ध्यान रखना हमेशा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, क्वेश्चंस आते हैं, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी कॉन्जेनाइटली है, बाय बर्थ है, तो होगा डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज, मतलब इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट है इंसुलिन इंजेक्शंस। बट ज्यादातर जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज होती है ना, जो 40 प्लस में या कभी कभार हो सकता है 30 प्लस में भी हो जाए, बट बाय बर्थ नहीं है, एडल्ट स्टेज में हुई है, इसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये पता है मेनली किस वजह से होती है, इसका मेन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मेन कॉज क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि बट ऑब्वियस जब इनका बर्थ हुआ तब तो इंसुलिन बन रहा था, तभी तो उन्होंने 30-40 साल तक की एज इजीली निकाल दी। बट हुआ क्या, कुछ इसको जनरली डायबिटीज को ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में 2-3 इनअप्रोप्रिएट चीजें करेंगे, जैसे एक तो हम बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी बहुत है, फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते, चलना फिरना ज्यादा है ही नहीं, दिमाग खूब चलाते हैं बट बैठे बैठे ही चलाते हैं पूरे दिन, इसलिए बोलते हैं फिजिकल वर्क करना बहुत जरूरी है, ह्यूमन की बॉडी इस तरह बनाई है नेचर ने। तो अगर हम फिजिकली अंडर एक्टिव है, ओबेस हैं और ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कई बार लोग ओबेस नहीं भी होते बहुत ज़्यादा, बट ओवर ईटिंग की आदत बहुत ज़्यादा होती है और फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो उन लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आपकी बॉडी के ये पुजारी जी नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं यार इतना खाते हो, पूरे दिन प्रसाद चढ़ाते ही रहते हो, अब मैं कितना बांटूं। तो इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के लिए मतलब रिसेप्टर्स पे काम ही नहीं करता, इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जाना बंद कर देता है, या यूं कह लो कि रिसेप्टर्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। समझ गए बात। तो अगर यानी अब वो केस हो गया जब आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो इतना नाराज है कि वो काम नहीं कर रहा अपना। अगर इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं करेगा तो ये चैनल नहीं खुलेंगे, आप कितना भी खा लो ये इस अंदर सप्लाई नहीं होगा। मतलब नहीं का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 0% एक्शन हो गया, कम हो गया जितना होना चाहिए था, ठीक है। तो बट ऑब्वियस आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, समझ गए। और दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, मतलब शुगर की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, और अब उस ग्लूकोज को कहाँ भेजे, तो वो यूरिन में निकलने लगता है, जबकि यूरिन में तो ग्लूकोज 0 है, ग्लूकोज का 0% होना चाहिए। तो डायबिटीज यूरिन टेस्ट से कंफर्म हो जाता है, अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो मतलब वो डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटिक है वो पर्सन। समझ में आया। तो मेनली जो टाइप 2 डायबिटीज है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। हाँ, कभी कभार ऑप्शन में ये आता ही आता है, ऑप्शन में कभी कभार ऑप्शन में ऐसा भी लिखा आ जाता है इंसुलिन डेफिशिएंसी। बाई चांस कोई पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया या पेनक्रियाज में कोई डैमेज हो गया जिसकी वजह से बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रही, तब भी एडल्ट स्टेज में हुई है तो वो टाइप 2 डायबिटीज है। या लेटर ऑन जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है ना हमारी बॉडी में, तो फिर कुछ कई सालों बाद ऐसा भी होता है कि फिर पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, वो कहता है काम तो कर नहीं रहा तो मैं बना के क्या करूंगा। तो फिर लेटर स्टेज में इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी टाइप 2 डायबिटीज में देखी गई है। तो आपने देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जब उनमें बीमारी शुरू होती है तो वो सीधा इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेते बच्चों, क्योंकि उनमें इंसुलिन डेफिशिएंसी थोड़ी ना हुई है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है।
इंसुलिन तो है उनकी बॉडी में, तो आप इंजेक्शन देके क्या करोगे इंसुलिन का? वो कुछ मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर उन्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो मेडिसिन क्या करती हैं, इंसुलिन ये जो रूठे हुए पुजारी जी हैं जो अपना काम नहीं कर रहे उनको मनाती हैं, यानी इन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं वो दवाइयाँ। वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं मेटफॉर्मिन वगैरह, वो इन रिसेप्टर्स को सेंसिटिव बनाती हैं इंसुलिन के लिए, कि थोड़ा भी इंसुलिन अगर आ जाए तो तुरंत एक्शन हो जाए, ये खुल जाए और ग्लूकोज अंदर चला जाए। ठीक है, फिर तो इसलिए डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने वाली मेडिसिन ली जाती हैं। हाँ, 10-20 साल हो गए डायबिटीज को और अब इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई है, तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। डन, अच्छे से समझ में आ गया? डायबिटीज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाकर चीजें समझा दी हैं तुम लोगों को। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका डायबिटीज से रिलेटेड पूरा इंसुलिन, और ये डायग्राम आप मतलब थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपरली बना लेना। ये पूरा ग्लूकागॉन का रोल है, ये पूरा ग्लूकोज का रोल है, दोनों मिलकर ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। ना ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम होने देंगे ना बढ़ने देंगे। ठीक है, जब भी बढ़ेगा तो इंसुलिन आएगा कम करने के लिए, जब भी कम होगा तो ग्लूकागॉन आएगा बढ़ाने के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने, तो यहाँ पे मैच करो। तो ग्लूकागॉन को क्या, ग्लूकागॉन ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन, यानी किसकी बात हो रही है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है ना, प्लीज इसको ग्लाइकोलाइसिस मत समझना, ग्लाइकोलाइसिस का इन दोनों हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है, वो तो सेल के अंदर होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है। ठीक है, ANF, इसके बारे में तो मैंने तुम्हें किडनी के रेगुलेशन में बताया था, ये वाजोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, तो ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ए को 4th से मैच करना है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो वैसे ही आंसर मिल गया हमें। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट कैल्शियम बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी यानी समझ में नहीं आ रही, आप ये समझ लो, पूछ रहा है कि कैल्शियम बैलेंस से रिलेटेड कौन सा हार्मोन नहीं है, नॉट विटामिन डी। यू नो विटामिन डी बताया था मैंने, विटामिन डी की कमी से रिकैट्स हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, तो ये तो है। पैराथॉर्मोन, अभी मैंने तुम्हें कहा शुरू में कि पीटीएच और टीसीटी दोनों मिलकर कैल्शियम होमियोस्टेसिस करवाते हैं, तो ये दोनों भी इन्वॉल्व हैं। थाइमोसिन, जो कि ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट का कोई रोल नहीं है। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, देखो याद रखना, पीटीएच का तो दूसरा नाम ही याद रखना तुम, इट इज कॉल्ड, एनसीईआरटी में भी लिखा है, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, यानी ये हाइपर यानी बढ़ाता है कैल्शियम को, EMIA इमिया, जैसे एनीमिया, यूरीमिया, इमिया यानी इन ब्लड, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, एक सेकेंड, कैल्सी यानी कैल्शियम, इमिया यानी कि इन ब्लड, तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, तो इट इज हाइपर कैल्सीमिक। तो अगर एक बढ़ाने वाला है तो एक कम करने वाला भी होगा, तो टीसीटी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये तो क्या कर रहा है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, जहां से भी ला सके ये कैल्शियम को ब्लड में लाएगा और उसके लेवल को इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। रटना नहीं है, इसका नाम याद रखना है, तो दूसरे का फंक्शन अपने आप याद हो जाएगा। कैसे करते हैं दोनों होमियोस्टेसिस, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, देख लो। ये हमारी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में कैल्शियम का भी अगेन एक सर्टेन अमाउंट हमेशा रहना चाहिए। अगर ये कैल्शियम लेवल कम हो जाए, उस सर्टेन लिमिट से कम हो जाए, तो बढ़ाना है ना, तो किसको सिग्नल जाएंगे, पीटीएच को। पैराथायरॉयड भेजेगी पीटीएच हार्मोन को, और पीटीएच 3 जगह एक्ट करता है, 4 जगह बल्कि, कहाँ कहाँ देखो, नहीं सही है ना, 3 जगह ही तो एक्ट करता है, ये तो ग्लैंड है इसकी, सॉरी, 3 जगह एक्ट करता है। कहाँ कहाँ से आ सकता है कैल्शियम बताओ हमारी बॉडी में, एक तो जो डाइट हम ले रहे हैं तो इंटेस्टाइन में, वहां से एब्जॉर्ब करवाओ, तो ये पीटीएच इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाता है, और बट ऑब्वियस उसके लिए विटामिन डी की प्रेजेंस भी जरूरी होती है। क्लियर, तो इंटेस्टाइन पर एक्ट करेगा पीटीएच जो है वो, इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा। दूसरा, हमारी जो बोन्स हैं उनमें आपको ये तो सबको पता है कि बोन्स कैल्शियम की बनी होती हैं, तो ब्लड से कैल्शियम बोन्स में जाता रहता है और बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन होता रहता है। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि बोन्स की रीमॉडलिंग चलती रहती है हमेशा। जैसे हम घर में अगर एक बार सफेदी करवा लें तो अब तो पेंट होता है, बट पहले के ज़माने में चूने की सफेदी होती थी, तो जब वो पुराना हो जाता था तो झड़ने लगती थी ना दीवारें, क्योंकि वो ब्रिटल हो गया है बहुत ज़्यादा, वो कैल्शियम, वो जो चूना है वो भी तो कैल्शियम की एक फॉर्म है, वो पुराना सा हो गया है,
तो उसको फिर हटाकर नया पेंट करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर हमारी बोन में बस एक ही बार कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाए तो वो कैल्शियम पुराना होते होते खराब हो जाएगा। तो नेचर शुरू से ही बोन्स की रिमॉडलिंग करती है, यानी बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिशन भी चलता है और बोन्स से कैल्शियम को डिसॉल्व भी करवाते हैं, हटाते भी रहते हैं। उस कैल्शियम को निकाल के फिर से ब्लड में ले आते हैं और कहीं काम में ले लेंगे और बोन को नया कैल्शियम दे देते हैं। ठीक है, बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करना और निकालना दो अलग अलग एक्टिविटी है। निकालने का काम करती हैं ऑस्टियोक्लास्ट, एक तो ऑस्टियोब्लास्ट है वो तो बनवाती हैं, एक है ऑस्टियोक्लास्ट वो निकालवाती हैं, यानी बोन्स का डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन करवाती हैं। ठीक है, तो उस डीमिनरलाइजेशन के लिए यही पीटीएच रिस्पॉन्सिबल है। इसको तो अल्टीमेटली ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, तो ये बोन से भी लेने लग जाता है कि भाई दो, ऐसा नहीं लेता कि बोन को वीक बना दे, पर थोड़ा थोड़ा सभी बोन से पुराना कैल्शियम निकालता रहता है। तो बोन्स में ये क्या कराएगा, डीमिनरलाइजेशन। इंटेस्टाइन में क्या करवाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। और तीसरा इसका साइट ऑफ एक्शन है हमारी किडनी। किडनीज में जब मैंने आपको बताया था पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इन सब में एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम को यूरिन में नहीं जाने देता बल्कि ब्लड में ले आता है वापस से। तो किडनी में रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो अल्टीमेटली तीनों की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, इंक्रीज्ड। ठीक है, अब इसने अपना काम कर दिया। अब कभी अगर मान लो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया पीटीएच की वजह से या किसी भी वजह से एक्सेसिव में बढ़ गया, तो अब उसको कम करना है, वापस नॉर्मल लिमिट में लाना है कम करके। तो उसके लिए फिर सिग्नल जाएंगे हमारी थायराइड ग्लैंड को। ये थायराइड के पीछे थी पैराथायराइड, जो 4 डॉट दिखाएं, ये है थायराइड ग्लैंड। इन थायराइड ग्लैंड से आएगा कैल्सीटोनिन, और कैल्सीटोनिन भी सेम इन्हीं 3 जगह काम करेगा बट ऑपोजिट एक्शन करेगा। क्या, जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देगा, बोलेगा भाई ब्लड में बहुत कैल्शियम है, अभी थोड़ा एब्जॉर्प्शन मत करो। बोन्स में कैल्शियम को भेजेगा कि ब्लड में बहुत कैल्शियम है, तुम जाओ बोन्स में वापस चले जाओ, कैल्शियम डिपॉजिशन इन बोन। ठीक है, और किडनी पे कैल्शियम का एक्सक्रीशन करवाएगा, या यूं कह लो उसके रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, उसके रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब डिक्रीज होके नॉर्मल लिमिट पे आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई क्या बात। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो सिग्नल्स जाएंगे पीटीएच को, वो बढ़ा देगा। अगर कभी भी ब्लड कैल्शियम लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो सिग्नल्स जाएंगे कैल्सीटोनिन को और वो उसे वापस कम कर देगा। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लें, ये 2 चार्ट्स आपके पास होने चाहिए तो आप नहीं भूलोगे। डन, समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट मेड्यूलरी रीजन सराउंडेड बाय अ कॉर्टिकल रीजन। मतलब सिंपली आपको ये बताना है कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला अलग अलग नहीं होते। तो ओवरी में तो होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में भी होते हैं, किडनी में भी हम पढ़ चुके हैं, तो सिंपली आंसर हो गया लिवर। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। इनमें से कौन सी डिजीज है जो डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड से नहीं होती। तो आपने पढ़ रखा है, क्रेटिनिज्म इस चैप्टर में दे रखा है। अगर प्रेगनेंसी में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए मदर को, तो मदर भाई जो एम्ब्रियो है उसके लिए भी थायरॉक्सिन का सोर्स मदर का ही थायरॉक्सिन है, वो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर प्रेगनेंसी में मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो एम्ब्रियो में भी थायराइड नहीं जाएगा और एम्ब्रियो में क्रेटिनिज्म देखने को मिलेगा, यानी स्टंटेड ग्रोथ। आपकी बुक में इसके और भी सिम्टम्स लिखे हैं, हाइपोपिगमेंटेशन, उनका पिगमेंटेशन भी इम्प्रॉपर होगा। इवन कई बार बच्चे डेफ एंड म्यूट भी पैदा हो सकते हैं, है ना, गूंगे बहरे भी पैदा हो सकते हैं। इतना ज़रूरी है, इसीलिए आजकल प्रेगनेंसी के टाइम पर थायराइड टेस्ट कर लेते हैं कि अगर मदर में कमी है तो फिर उन्हें टैबलेट्स दे दी जाती हैं। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म तो डेफिशिएंसी से रिलेटेड है ही। गॉइटर, जिसमें कि ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाती है, इस तरह से जो सिंपल गॉइटर होता है ना बच्चों, उसमें ध्यान रखना ये ग्लैंड फूलकर इसलिए मोटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बन रहा है थायराइड, कम बन रहा है थायरॉक्सिन। तो क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बार बार टीएसएच को भेज रही है कि जाओ हार्मोन बनवाओ,
लेकिन आयोडीन ही नहीं है बॉडी में तो बन ही नहीं पा रहा, और बार बार TSH ग्लैंड को थप्पड़ लगा रहा है तो ग्लैंड फूल कर मोटी हो गई, बट उससे कोई इलाज नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि अल्टीमेटली कहाँ से बनेगा? सिंपल गोइटर कब होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी से। डाइट में आयोडीन ही नहीं जा रहा, तो ग्लैंड फूलकर मोटी जरूर हो गई है, बट ये आयोडीन डेफिशिएंसी का सिग्नल है। दिस इज सिंपल गोइटर। ब्लड टेस्ट से कंफर्म होता है, बट ऑब्वियस, ठीक है। देन मिक्सोडीमा, ये आपकी बुक में नहीं है, बट मिक्सोडीमा भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म की ही फॉर्म है, ठीक है। देन ये जरूर याद रखना, एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उसमें भी अगेन ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाती है, और साथ में जैसे आपको यहाँ पर आई बॉल प्रोट्रूड करती हुई दिख रही है ना, इस तरह की कंडीशन होती है, इसको भी गोइटर बोलते हैं, क्योंकि ग्लैंड फूल गई है। इट इज कॉल्ड एक्सॉप्थैलेमिक गोइटर। ऑप्थैलेमिक वर्ड आई के लिए आता है क्योंकि इसमें आई बॉल प्रोट्रूड कर जाती हैं, तो यहाँ पर भी गोइटर हो रहा है, बट ये आयोडीन डेफिशिएंसी से नहीं हो रहा, इसके कुछ और कॉज हैं जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिला। थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन होती है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में हुआ है। तो गोइटर ध्यान रखना बच्चों, दोनों केसेस में हो सकता है। सिंपल गोइटर हाइपोथायरॉयडिज्म है, एक्सॉप्थैलेमिक गोइटर अगर गोइटर के साथ आईबॉल प्रोट्रूड भी कर रही है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म है, और जनरली ये ग्रेव्स डिजीज में होता है, इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एक्सॉप्थैलेमिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मजा आया पढ़ने में? बस ऐसे ही सारी चीजें रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। तो अब हमारे एग्जाम्पलर के सारे सेशंस, 11th के सारे चैप्टर्स, 12th के भी सारे चैनल पर अपलोडेड हैं, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हैं सब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो आपको कोई भी एग्जाम्पलर का सेशन इसी तरह से रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, दोनों की अलग अलग 11th 12th की, किसी भी चैप्टर को उठाकर देख सकते हैं। इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें रिवाइज करवाई हैं मैंने, ओके। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, बीच बीच में आपको अपडेट्स, मोटिवेशनल चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपको आपके सिलेक्शन में हेल्प करेंगी, ओके। बेस्ट ऑफ लक।